अब है ग्लेशियल दिल्ली की ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी। ब्रॉडली दोबारा रिवाइज करें अगर, तो जितनी भी थ्योरीज होती हैं उनको ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक कहती है सब्सिडेंस हुआ था, लैंड नीचे धसी थी। दूसरी होती है नॉन सब्सिडेंस या फिर स्टैंड स्टिल, कि लैंड कोई मूवमेंट नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसमें एक तुमने करी थी मरे की, और इसमें एक करी थी अभी करेंगे डेली की। ठीक है, जो सब्सिडेंस है जिसमें डार्विन, डेविस, डाना है, ये सब क्या कहते हैं कि पहले ये सपोज लैंड थी, ये सी लेवल है। ठीक है, ठीक है, ये सी लेवल है, यहाँ कोरल्स बने। फिर उसके बाद सी लेवल जो है, सॉरी जो लैंड है ये नीचे धंसना शुरू हुई, तो कोरल्स बाहर की तरफ ग्रो होना शुरू हुए। ठीक है, इस तरीके से ऐसे चलेगा, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे ये बाहर की तरफ आउटर एरियाज़ में ग्रो करेंगे। मरे ने क्या कहा था कि लैंड इधर है, इधर ही रहेगी। ठीक है, ना लैंड मूव करेगी और ना सी लेवल मूव करा चेंज करा। ठीक है, तो पहले कोरल्स यहाँ हुए, फिर उसके बाद उनको फ्रेश वाटर चाहिए तो वो इधर इधर ग्रो करेंगे। ठीक है, अब इधर वाले अब इधर ग्रो करेंगे क्योंकि उनको फ्रेश वाटर चाहिए। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए इधर। और ये जो बीच वाले थे ये क्योंकि मर चुके हैं, ये क्या हो जाएंगे, डिज़ोल्व हो जाएंगे, और यहाँ लगून रह जाएगा, और ये इधर आउटर ग्रो करेंगे। और जब ऊपर से दिखेंगे, और क्योंकि इस लैंड के चारों ओर ये हो रहा होगा, तो ऊपर से सर्कुलर दिखेंगे। ठीक है, इसमें लैंड वहीं है, बस कोरल्स पहले पास में हुए ग्रो, फिर उसके बाद आउटवर्ड ग्रोथ सी की तरफ होते गए और बैरियर बन गया। ऊपर से जब देखते हैं तो इनमें बीच में लगून मिलता है, और जो अंदर वाले कोरल्स है सब मर जाएंगे और बाहर वाले ग्रो हो जाएंगे। मेरा और टॉल्स कैसे बनते हैं, कोई भी एक आइसोलेटेड प्लेटफॉर्म होता है, उसके ऊपर कोरल्स ग्रो हो जाएंगे, फिर उनका इरोजन होगा, पहले जी के डिपॉजिट्स कर देंगे, और यहाँ बीच में लगून होता है। ठीक है, उसके बाद डेली क्या कहता है, डेली कहता है कि लैंड तो मूव नहीं करेगी क्योंकि हैं दोनों किसकी, नॉन सब्सिडेंस स्टैंड स्टिल की ही हैं, तो दोनों में लैंड तो मूव नहीं करेगी। बट मरे ने क्या कहा था कि मीन सी लेवल भी चेंज नहीं होगा, डेली ने कहा था कि चेंज होगा। ठीक है, और डेली क्या मानता है कि जितने भी कोरल्स देखने को मिलते हैं मॉडर्न टाइम पे वो सब प्लिस्टोसीन एज के हैं। प्लिस्टोसीन टाइम पे क्या आया था, आइस एज आई थी। ठीक है, प्लिस्टोसीन टाइम पे क्या आई थी, आइस एज आई थी। तो आइस एज जब आई तो सारा वाटर फ्रीज हो गया, मीन सी लेवल डिक्रीज़ हो गया, और जब वापस पिघला पानी तो मीन सी लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो गया। तो उस टाइम पे कैसे क्रिएट हो गया, इसने दी थी 1915 में, और इसने क्या कहा था कि जो कॉरल्स है वो प्लिस्टोसीन एज के बाद बनी है। प्लिस्टोसीन जब आइस एज आई तब उस टाइम पे क्या हुआ, मीन सी लेवल डिक्रीज़ हो गया, तो वहाँ पे जितने भी लैंड थी वो एक्सपोज होगी, और वहाँ पे उनकी बढ़िया से इरोजन हो के बढ़िया प्लेटफॉर्म और बीचेस बन गए, बढ़िया सी जगह बन गई जहाँ पे कोरल्स बनना शुरू हो गए। और जैसे ही आइस एज आई फिर पानी ऊपर जाता रहा और कोरल्स ऊपर 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 उठते रहे। ठीक है, इसमें थ्योरी में कुल मार के इतना ही है। ठीक है, इतना ही है कि इसने हवाईयन आइलैंड्स की उधर स्टडी की, उसने देखा कि सिचुएशन जिस हिसाब से है सब्सिडेंस तो है ही नहीं। ठीक है, फिर उसने बताया कि प्लिस्टोसीन एज 300 मिलियन ईयर्स है वो के टाइम की ही ये बात है, और जो मीन सी लेवल था वो कितना नीचे गया था, 60, मतलब वो कहता है कि प्लिस्टोसीन एज के टाइम पे कितना नीचे गया था, 60 to 69 मीटर्स तक नीचे चला गया है। ये आएगा डायग्राम से समझ में। ठीक है, ये लैंड मास था। ठीक है, पहले मीन सी लेवल इतना था, उसके बाद क्या हुआ, ये डिक्रीज़ हो गया, और दिल्ली ने क्या कहा है कि ये 60 से लेके 69 मीटर तक डिक्रीज़ हुआ था। ठीक है, जब ये डिक्रीज़ होगा सी लेवल तो यहाँ पे क्या होगा, इरोजन होना शुरू होगा, ये लैंड अब एक्सपोज होगी वाटर को क्योंकि अब मीन सी लेवल इतना आ गया, तो ये एक्सपोज हो गया, इसका इरोजन हो जाएगा, और यहाँ पे एक बढ़िया सी जगह बन गई रहने की। ये था, इसको भी इरोजन कर दिया, यहाँ पे भी एक जगह बन गई। ठीक है, इस वाले एरिया का भी लगभग हो गया। अब क्या है, कोरल्स यहाँ रहना शुरू करेंगे। पहले वो कहाँ रह रहे थे, इधर। ठीक है, क्योंकि मीन सी लेवल इधर था, बट अब क्या है, वो मीन सी लेवल डिक्रीज़ हो गई, यहाँ इरोजन हो गया, प्लेटफॉर्म आ गया, अब वो यहाँ रहना शुरू करेंगे। अब क्या होगा, धीरे धीरे पानी उठना शुरू होगा, पानी उठना शुरू होगा तो क्या करेंगे, वो भी उठना ग्रो करना शुरू करेंगे, जो यहाँ था वो भी ग्रो करना शुरू करेंगे, जो यहाँ थे वो भी ऊपर 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 ग्रो करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा,
ये लैंड थी जो बिल्कुल पतली सी, मतलब लैंड से चिपक के बिल्कुल नैरो सा एरिया है, वहाँ पे जो ऊपर उठेंगे वो क्या बनाएंगे, फ्रिंजिंग रीफ। ठीक है, जो ब्रॉड प्लेटफॉर्म पे होंगे, तो ब्रॉड प्लेटफॉर्म पे वो हमेशा प्रेफर करते हैं सी वाली साइड, तो वो इधर ग्रो होंगे, तो वो बैरियर बनाएंगे, ये बैरियर है। ठीक है, क्योंकि अगर बिल्कुल थोड़ी सी जगह होती तो वो इधर भी रह लेते, बट अब यहाँ इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है तो लैंड की बजाय ये सी की तरफ ग्रो करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब लैंड की इसकी तरफ ग्रो करेंगे तो ये क्या हो गया, एक बैरियर। बैरियर मतलब लैंड से दूर रीफ है। ठीक है, उसके बाद अटोल्स कहाँ बनेंगे इसके अकॉर्डिंग, जो बिल्कुल आइसोलेटेड प्लेटफॉर्म्स बन गए ना, जो आइसोलेटेड है, अकेले अकेले, लैंड मास के साथ नहीं जुड़े, जो अकेले अकेले हैं बने हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये है जो आइसोलेटेड लैंड मास है, एक ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे, बीच बेंचेस। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म्स, ये बेंचेस। तो ये आइसोलेटेड जो बेंचेस बने हैं, आइसोलेटेड बेंचेस, जब सी लेवल नीचे था तो वो इधर रहने लगे, जैसे जैसे सी लेवल इंक्रीज़ होगा ये उठेंगे उठेंगे उठेंगे, ये उठेंगे उठेंगे, और जब ऊपर से देखेंगे तो ये कैसे दिखेंगे, ऐसे सर्कुलर शेप के। ठीक है, तो ये है अटोल, कुछ भी नहीं है। ग्लेशियर एज आई, प्लीस्टोसीन एज आई, पानी का लेवल डिक्रीज़ हो गया, जो लैंड थी वो इरोड हो गई, बढ़िया सा प्लेटफॉर्म बन गया, उस प्लेटफॉर्म पे कोरल्स रहने लगे। जब सी लेवल राइज होने लगा तो वो ऊपर 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 उठने लगे। जो प्लेटफॉर्म पतले थे, लैंड से सटे हुए थे, वहाँ पे ऊपर वैसे की वैसे राइज हो गए तो फ्रिंजिंग रीफ बन गया। जो ब्रॉड प्लेटफॉर्म्स थे वहाँ पे उनको थोड़ा स्पेस मिल गया तो वो टुवर्ड्स ही ग्रो होंगे, तो यहाँ पे बैरियर रीफ बन गया। और जो आइसोलेटेड बेंचेस थे वहाँ पे जो कोरल्स ग्रो हुए उन्होंने अटोल बना दिया। यही बात इसमें फिर कह रखी है कि फ्रिंजिंग रीफ जो थे वो नैरो वेव कट प्लेटफॉर्म्स पे बने, बैरियर रीफ वाइडर प्लेटफॉर्म्स पे बने। अटोल्स जो थे, जो बहुत मुश्किल थे सॉल्व करने की, कैसे बने होंगे उनके बारे में इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो बेंचेस प्लेटफॉर्म्स जो कम्प्लीटली सबमर्ज्ड हैं प्लस जो आइसोलेटेड हैं। ठीक है, कम्प्लीटली सबमर्ज आइसोलेटेड जो आइसोलेटेड प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे ग्रो करेंगे और बीच में लगून बन जाएगा। ठीक है, फिर इसकी क्रिटिसिज्म क्या है, इसने क्या माना है कि जो सी लेवल है वो 60 to 69 मीटर फॉल करेगा, बट कोरल्स तो इससे गहरे भी हैं, तो वहाँ पे गलत हो जाती है कि इससे गहरे वाले कोरल्स को कैसे एक्सप्लेन करोगे तुम। ठीक है, उसके बाद जो है लगून्स फॉर्मेशन में भी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये यूनिफॉर्म होना चाहिए, बट ऐसा तो रियल में तो नहीं है, हर जगह यूनिफॉर्म तो नहीं है। इनफैक्ट एक ही लगून में भी उनकी डेप्थ यूनिफॉर्म नहीं होती। ठीक है, फिर है प्रेजेंस ऑफ क्लिफ जो सब्सिडेंस के अगेंस्ट जाती है, वो एक एक्सेप्शन है, वो हर जगह नहीं है कि हर जगह क्लिफ बनेगी, क्योंकि इसने तो बोल दिया ना कि इधर भी, यहाँ भी क्लिफ बनेगा, इधर भी बनेगा, हर जगह बनेंगे, बट ये एक्सेप्शन है, ये हर जगह नहीं होती है, तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, उसके बाद ये इसका डायग्राम है। पहले सिंपल ये दिखाना, लैंड थी, ये सी लेवल था, फिर ये फॉल हुआ, कितना हुआ, 60 to 69 मीटर। कब हुआ, प्लिस्टोसीन आइस एज में। ठीक है, उस टाइम पे ये इरोजन होकर बढ़िया से प्लेटफॉर्म बन गए, इन पे कोरल्स आ गए। फिर जो जैसे जैसे पानी बढ़ने लगा तो ग्रो होने लगे। जो नैरो प्लेटफॉर्म्स थे वहाँ फ्रिंजिंग, जो ब्रॉड प्लेटफॉर्म्स थे वहाँ बैरियर, और जो आइसोलेटेड बेंचेस थे वहाँ पे अटोल, ऐसे बन गया। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है इनका डिस्ट्रीब्यूशन, हम कर चुके हैं कि 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ वाला वाटर जो है वो इनके लिए रहता है, बट स्पेसिफिकली अगर हम डिवाइड करें तो 20 डिग्री सेल्सियस में बताया था कि मोर देन 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए वहाँ पे हमेशा। तो एक आइसोथर्म लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं 20 डिग्री की, जो अराउंड इसके ही आती है। ठीक है, वो कैसे होगी, 30 डिग्री सीधी नहीं बनानी, जैसे 30 डिग्री सीधी नहीं बनेगी, वो थोड़ी कर्व हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हमने यूँ क्यों मोड़ दी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कोल्ड करंट आती है, कोल्ड करंट की वजह से यहाँ पे वाटर कोल्ड हो जाता है, इसीलिए जो इनकी प्रेजेंस है वो यहाँ नहीं होती, इसलिए थोड़ा सा पूरा 30 नहीं होगा, वो थोड़ा इतना हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी बैंक वाला करंट आती है, तो इसलिए यहाँ पे भी थोड़ा सा ऐसे एरिया कर देंगे कि इस जगह पे नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ कोल्ड करंट है। उसके बाद पूरा ऐसे यहाँ पे थोड़ा एक्सटेंड क्यों कर दी, यहाँ तक कैसे क्यों बढ़ा दी, क्योंकि यहाँ पे वार्म करंट है, तो थोड़ा मोर देन 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ भी मिल जाता है, तो वो यहाँ भी ग्रो कर जाती है। ठीक है, ओवरऑल क्या होती है, 30 से 30 के बीच में मिलेगी, बट 30 से 30 पूरी सीधी लाइन नहीं है, यहाँ पे आके थोड़ी कर्व हो जाती है क्योंकि कोल्ड करंट है, और यहाँ आके जो है थोड़ा एक्स्ट्रा एरिया यहाँ पे आ जाता है क्योंकि यहाँ पे वार्म करंट है। और ये जो पूरी लाइन है, ये जो हमने इसकी आउटर बाउंड्री बना दी, ये 20 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर की है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस की आइसोथर्म। आइसोथर्म क्या होती है,
आइसो मतलब सेम, थर्म मतलब टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर को मिलाने वाली लाइंस। तो इस लाइन पे हर जगह यहाँ भी 20, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, हर जगह 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। एक आइसो तो हम ये बना दी। इसके बीच में कॉरल्स मिलेंगे, इधर सब जगह कॉरल्स होंगे। ठीक है, ये है वर्ल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें जैसे दिखा रखा है इन्होंने, ये बेल्ट है पूरी। ठीक है, 30 डिग्री या फिर 20 डिग्री आइसोथर्म से दिखा सकते हैं, वो सही है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे है कॉरल्स, इधर है कॉरल्स। यहाँ मैंने बताया था कोल्ड करंट है, यहाँ नहीं होगा, यहाँ कोल्ड करंट है, यहाँ नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा ना यहाँ पे है, और यहाँ पे एक पूरा ट्रायंगल बना देते हैं ऐसे, इसको कोरल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, क्या है यहाँ पे, एक कोरल ट्रायंगल है। इधर इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इधर इंडिया के इस साइड पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इधर कोरल ट्रायंगल्स है, और बहुत एक्सप्लॉइट भी होते हैं, लोग इनको तोड़ के ले आते हैं ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद है इंडिया, हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया, डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड में किया, वर्ल्ड की। और उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन हमने वर्ल्ड का किया, कहाँ पे है। ठीक है, कुछ नहीं है, मैप बनाना है। उसके बाद 30 से 30 के बीच में जो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जहाँ तक मिलता है वो मैक्सिमम लाइन ड्रॉ कर देनी है, 20 डिग्री आइसोथर्म ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद इंडिया में कहाँ कहाँ होंगे। ठीक है, इंडिया में चार जगह बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। गल्फ ऑफ कच्छ, लक्षद्वीप आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स भी काफ़ी आइलैंड्स है, वैसे वॉल्केनिक भी हैं इसमें काफ़ी आइलैंड्स, और इसमें अंडमान निकोबार में कॉरल्स के भी है, तो मिक्स है। ठीक है, तो कॉरल आइलैंड्स, कोरल रीफ्स, अंडमान निकोबार, गल्फ ऑफ कच्छ, लक्षद्वीप, और चौथी जगह क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार। अब ये जहाँ मैंने एम लिखा है, यहाँ पे क्या है, ये मैंग्रोव्स है। अब रीज़न क्या है यहाँ पे क्यों नहीं है, देखो गंगा इधर जा रही है, ब्रह्मपुत्र इधर जा रही है, और तुम्हारी छोटी छोटी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, ठीक है, सारी रिवर कहाँ जा रही है, इस पे। और बताया था कि जहाँ रिवर का माउथ होता है वहाँ पे कॉरल्स कभी नहीं होंगे, तो इसलिए इंडिया के ईस्टर्न साइड पे मैंग्रोव्स होते हैं, कॉरल्स नहीं होते। मैंग्रोव्स फॉरेस्ट होते हैं। यहाँ पे रिवर नहीं है, इधर गल्फ ऑफ मन्नार में आ गए। उसके बाद लक्षद्वीप में आ गए। ठीक है, यहाँ पे छोटी छोटी रिवर्स होती हैं, यहाँ पे भी नहीं होते। और यहाँ पे कौन सी है, नर्मदा, माही, तो यहाँ पे भी मैंग्रोव्स होते हैं, वो कॉरल्स नहीं होते। बट यहाँ पे तो कुछ नहीं है, इधर गल्फ ऑफ कच्छ में कॉरल रीफ्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसका पता होना चाहिए, 4 जगह होते हैं इंडिया में, 4 जगह हैं जहाँ पे कॉरल आइलैंड्स देखने को मिलेंगे, कॉरल रीफ्स के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। गल्फ ऑफ कच्छ, ये खंबात होती है, गल्फ ऑफ खंबात, ये कच्छ है क्योंकि रन ऑफ कच्छ है ना, यहाँ पे रन ऑफ कच्छ है, तो उसी के पास गल्फ है, तो उसको गल्फ ऑफ कच्छ बोलते हैं। नंबर 1 गल्फ ऑफ कच्छ, नंबर 2 लक्षद्वीप, नंबर 3 गल्फ ऑफ मन्नार, और नंबर 4 अंडमान निकोबार। ईस्टर्न साइड पे कोई पूछे कि ईस्टर्न साइड पे होते हैं, नहीं होते हैं, सिर्फ इन 4 जगहों पे होते हैं। ईस्टर्न साइड पे क्योंकि यहाँ पे रिवर्स के माउथ है, इधर भी नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे नर्मदा और बाकी सब रिवर्स के माउथ है। ठीक है, ये हो गया इंडिया में इनका डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद कंक्लूजन क्या है, यही है कि जो कॉरल्स है कितने बेचारे, इनके साथ कितना बुरा हो रहा है, इनकी ब्लीचिंग हो रही है। ठीक है, किस वजह से, ओशन एसिडिफिकेशन। कॉरल ब्लीचिंग में कुछ नहीं होता। कॉरल्स क्या है, प्लांट प्लस एनिमल, ज़ूज़ैंथेले प्लस फाइलम निडेरिया। जो प्लांट है वो या तो वो ख़त्म हो जाए तो एनिमल कैसे जिएगा, उसको खाना कौन देगा। एनिमल अगर मर जाए तो प्लांट कैसे जिएगा, उसको जगह कौन देगा। तो ये रिलेशनशिप जब ख़त्म हो जाते हैं तब कॉरल जो है वो मर जाएंगे। ठीक है, अब जो जिंदा कॉरल्स हैं उनकी ब्लीचिंग हो रही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ओशन इतना एसिडिफाई हो रहा है, इतने एसिड्स उसमें बन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है टेम्परेचर इतना इंक्रीज़ कर रहा है, पॉल्यूशन कितना है, ऑयल स्पिल हो जाता है बिल्कुल इतनी, और प्लास्टिक सारा कचरा तो उधर ही जाता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, फिशिंग है, टूरिज्म के लिए जाते हैं, सेडिमेंटेशन है, कितना सेडिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, कॉरल प्लेग है, उन कॉरल्स में बीमारियाँ हो जाती है, डिजीज़ हो जाते हैं वो भी। अब तक हम ना ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे नहीं है, ग्लोबल लेवल पे हुई है, मतलब जब हुई है पूरे दुनिया में हुई है ये, जहाँ पे भी इनकी लोकेशन है। 3 ग्लोबल कॉरल ब्लीचिंग इवेंट जो है वो हम देख चुके हैं। इसी के बाद फिर बहुत सारे जो है इनकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनी और काम हुए। उसके बाद इनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल जो ऑस्ट्रेलिया ने जैसे अपने ग्रेट बैरियर रीफ को मैनेज किया, वो की स्टडी देखनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने इतने कमाल तरीके से कर रखा है, इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, मतलब वहाँ पे अगर कोई शिप भी जाती है ना, अगर यहाँ से कोई शिप निकल रही है
तो वहाँ का जो पायलट, जो ऑस्ट्रेलिया का पायलट है वो चलाएगा उस शिप को, और वहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल अलाउड नहीं है वहाँ पे कचरा फैलाना या कुछ भी करना, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। इसी वजह से ग्रेट बैरियर रीफ की भी हालत जो है वो ठीक है कंपेयरिंग टू अदर्स। क्या बोल रही हूँ मैं, कंपेरिजन टू अदर्स, ठीक है, बाकियों की कंपैरिजन में। तो ये अच्छी केस स्टडी है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे मैनेज कर रहा है, हालांकि इसकी भी कंडीशन बुरी होती जा रही है, बट स्टिल ऑस्ट्रेलिया एक अच्छी केस स्टडी है कि वो कैसे अपने ग्रेट बैरियर रीफ को मेंटेन कर रहा है विथ स्ट्रिक्ट रूल्स। ये हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है।